तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा पहले थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, देन हम सिखों के साथ अपनी वॉर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसका बैकग्राउंड कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में ऐसा क्या हुआ। ठीक है, तो मराठा एम्पायर जो चल रहा था उस समय कंट्रोल में था, शाहू जी महाराज के कंट्रोल में था। और शाहू जी महाराज के पेशवा थे उस समय बालाजी बाजीराव। और बालाजी बाजीराव के तीन भाई थे, एक का नाम रघुनाथ राव, एक का नाम शमशेर राव और दूसरे का नाम सदाशिव राव। ये तीनों के तीनों बहुत बढ़िया कमांडर हुआ करते थे, एक एक्सेलेंट कमांडर हुआ करते थे। यानी कि तीनों के तीनों भाई जो इनके पेशवा बालाजी बाजीराव थे, इनके तीनों भाई ना युद्ध लड़ने में बहुत बढ़िया कमांडर थे, बहुत एक्सेलेंट कमांडर हुआ करते थे। और इन 1748 का टाइम था, मुगल किंग, दिस वाज द टाइम व्हेन मुगल एम्पायर हैड बिकम वेरी वीक। और मुगल एम्पायर क्या था ना, कमजोर पड़ता जा रहा था औरंगजेब की डेथ के बाद, क्योंकि 1707 में उसकी डेथ के बाद जितने भी मुगल के रूलर आए हैं वो सारे के सारे बहुत वीक रूलर होते हैं। यानी कि मुगल एम्पायर अब लड़खड़ाने लगता है, वीक पड़ जाता है। तो इस चीज को फायदा उठाता है बाहर की अफगानी पावर। अफगानी पावर जो होता है अफगानिस्तान से आता है, अहमद शाह अब्दाली, इसकी नजर होती है भारत के ऊपर। तो स्टार्टेड इन 1748 द अफगान किंग अहमद शाह अब्दाली लॉन्च सेवरल इन्वेजन्स ऑफ इंडिया। ये लगातार इंडिया के ऊपर अटैक करता है 1748 के अंदर। और फाइनली he had placed his son as the governor of पंजाब एंड कश्मीर। अपने बेटे को ये गवर्नर बना देता है पंजाब का और कश्मीर वाले रीजन का। लगातार मुगल बादशाहों के ऊपर अटैक कर रहा होता है और ये पंजाब वाले एरिया को कैप्चर कर लेता है, साथ में कश्मीर वाले एरिया, वहां पे गवर्नर बना देता है अपने बेटे को पंजाब का और कश्मीर का। अब क्या होता है, जो मुगल एम्पर होते हैं, मुगल बादशाह होते हैं, की हेल्प मांगते हैं मराठाओं से। मराठाओं से बोलते हैं कि मेरी मदद करो, मेरे ऊपर अहमद शाह अब्दाली ने अटैक कर दिया है, आप मेरी मदद कर सकते हो। तो मराठा इनकी बोलते हैं ठीक है, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। यानी कि मराठाओं से ये लोग हेल्प मांगते हैं पेशवा बालाजी बाजीराव से। तो पेशवा बालाजी बाजीराव बोलते हैं ओके, आई एम रेडी टू हेल्प यू। मैं, यानी कि जो लड़ाई थी ना ये मराठाओं की थी नहीं, जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ ये मराठाओं की लड़ाई थी ही नहीं। ये लड़ाई थी मुगल बादशाह की और अहमद शाह अब्दाली के बीच की। लेकिन अहमद शाह अब्दाली से डर गए थे मुगल बादशाह, उन्होंने मराठा एम्पायर से मदद मांगी और मराठाओं ने बोला ठीक है, हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। वो ये भी इसलिए तैयार हो गए क्योंकि इसका रीजन था, मराठाओं को लगा कि अगर मुगल बादशाह के ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया तो इसका मतलब है कि पूरे देश के ऊपर किसका परचम रह जाएगा, फिर अब्दाली का, यानी अब्दाली का राज हो जाएगा और फिर वो हमारे ऊपर भी अटैक करेगा। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इनके साथ मिलके ही अभी इसके ऊपर अटैक कर दिया जाए, अहमद शाह अब्दाली के ऊपर। तो अब क्या होता है, ड्यूरिंग द 18th century, Maratha Confederacy dominated a large portion of the Indian subcontinent. उस समय ये जो हमारा मराठा कॉन्फेडरेंसी थी ये इंडिया के बहुत बड़े हिस्से के ऊपर ना राज कर रही थी। और इसके अंदर क्या था, पेशवा का आप देख ही रहे हो, जो उनके भाई थे तीन। हाँ जी मैम। हाँ मैम, मुझे फीवर हुआ है ना, मैंने बंद कर रखा थी इसी वगैरह सब कुछ। आप एक बच्चे, एक सेकंड जरा होल्ड करना, बस खोल रहा हूँ। हेलो, चलिए बच्चे, तो हम इस पे चल रहे थे कि मुगल बादशाह उस समय बहुत ज्यादा वीक, तो इनके ऊपर अटैक होता है अहमद शाह अब्दाली का। ये मराठाओं से मदद मांगते हैं, पेशवा से मदद मांगते हैं, पेशवा बालाजी बाजीराव से। तो पेशवा बालाजी बाजीराव इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब क्या होता है, इनके तीन भाई होते हैं, रघुनाथ राव, शमशेर जिसका नाम कृष्ण राव होता है, और तीसरे भाई का नाम होता है सदाशिव राव। और मराठा एम्पायर उस समय अपना परचम लहरा रहा होता है। अब क्या होता है, 1749 के अंदर शाहू जी महाराज की हो जाती है डेथ। और शाहू जी महाराज की डेथ होने के बाद अब जो पेशवा कोई बनता नहीं है, तो क्या होता है, आफ्टर द शाहूजी डेथ पेशवा बिकम द डी फैक्टो रूलर ऑफ मराठा एम्पायर। यानी डी फैक्टो रूलर का मतलब होता है माना हुआ शासक, यानी कि अब पेशवा को ही शासक मान लिया जाता है कि नहीं आप यो, ठीक है ना। यानी अब सिर्फ पेशवा बचे हुए हैं, जो बचे हुए हैं मराठा एम्पायर के अंदर। ठीक है, अब देखो क्या होता है, इनसे मदद मांगी हुई है मुगल बादशाह ने और साथ में
रोहिलाज ऑफ दोआब रिबेल अगेंस्ट द मुगल अंपायर, यानी कि रोहिलाज ने भी इनके खिलाफ बगावत शुरू कर दी और ये फिर मराठा के पास जाते हैं। अब क्या होता है, मराठाओं के बीच में और इनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है, जैसे ये मदद के लिए जाते हैं। एग्रीमेंट वाज साइन बिटवीन मुगल एंड मराठा। एक एग्रीमेंट साइन हो जाता है क्या, जिसके अंदर मराठा एग्री टू हेल्प द मुगल डिफीट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल रिवेलियन। यानी कि मराठा बोलते हैं कि अगर आपके ऊपर कोई बाहर से अटैक करेगा या आपके जो अंदर वाले हैं, जो अंदर से भी कोई आपके अगेंस्ट में विद्रोह करेगा या अटैक करेगा, हम आपका साथ देंगे, आपकी मदद करेंगे। यानी मुगल बादशाह के बीच में और पेशवा बालाजी बाजीराव के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हो जाता है कि हम आपकी मदद हर तरीके से करेंगे। यानी अगर कोई इंटरनली अटैक करेगा तो भी आपकी मदद करेंगे, और एक्सटर्नली कोई बाहर से अटैक करेगा आपके ऊपर तब भी हम उसकी मदद करेंगे। तो मुगल किंग उनसे खुश होते हैं और उनसे बोलते हैं, नाउ यू आर द गवर्नर ऑफ अजमेर एंड आगरा। यानी मुगल बादशाहों की कैपिटल ही आगरा थी। वो क्या करते हैं, बाजीराव को बोलते हैं कि भाई आप अब अजमेर और आगरा के गवर्नर भी हो, यानी कि अजमेर और आगरा वाला एरिया मैं आपको देता हूँ, आप इसके गवर्नर हो, आप अपने हिसाब से इस एरिया को चलाओगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनकी हेल्प करने के लिए प्रॉमिस कर दिया था कि भाई मैं आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, मराठाओं को और क्या मिला साथ में इस एग्रीमेंट में। मराठा वॉज ऑल्सो ग्रांटेड द राइट टू कलेक्ट चौथ। चौथ उस समय टैक्स हुआ करता था, जो टैक्स कलेक्ट करते थे फ्रॉम लाहौर, मुल्तान, सिंध एंड सम डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिसार एंड मुरादाबाद। यानी कि मराठाओं को चौथ कलेक्शन का राइट मिल गया, यानी कि टैक्स कलेक्शन का राइट मिल गया। कहाँ कहाँ से? लाहौर से, मुल्तान से, सिंध से और हिसार की कुछ डिस्ट्रिक्ट के साथ में मुरादाबाद। यानी कि मराठाओं को इतना सारा सब कुछ मिल गया कि हेलो मराठाओं के सर। पास काफी अवेलेबल हो गए। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। यानी कि इनके ऊपर अटैक हो रहे थे लगातार, उधर से अहमद शाह अब्दाली और साथ में यहाँ से रोहिलाल जो इंडिया के अंदर ही थे वो भी अटैक कर रहे थे। तो इन्होंने मदद मांगी हुई थी पेशवा बालाजी बाजीराव से, और एक एग्रीमेंट साइन होता है। पेशवा बालाजी बाजीराव बोलते हैं कि ठीक है, अगर आपके ऊपर कोई इंटरनली अटैक करेगा तो भी हम आपकी मदद करेंगे, और आपके ऊपर कोई बाहर की पावर अटैक करेगी, विदेशी पावर अटैक करेगी, तो हम उससे भी आपकी रक्षा करेंगे, उससे भी आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन आप भी तो हमें कुछ दोगे। तो मुगल बादशाह खुश होकर क्या करते हैं, इनको आगरा और अजमेर का गवर्नर बना देते हैं। साथ में बोलते हैं कि लाहौर, मुल्तान, सिंध और हिसार की कुछ डिस्ट्रिक्ट तथा मुरादाबाद से आप सारा का सारा जितना भी टैक्स होगा वो सारा का सारा आपका रहेगा। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बच्चे कुछ भी पूछना हो? सर एक बार दोबारा बता दीजिए, ये मुगल कौन सी देते हैं इनको, मराठास को टेरिटरीज? मुगल टेरिटरीज का अजमेर एंड आगरा, अजमेर एंड आगरा का गवर्नर बना देते हैं पेशवा बाजीराव को। और कोई सर बच्चा? पर आपने बताया बाजीराव तो की तो डेथ हो गई थी 1949 में। अरे 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 बच्चे कहाँ पहुंच गए, ये मैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत पढ़ा रहा हूँ आपको आज। ओके मैं आपको सर। पहले वो जो सीन आ रहा था ना कि हर बार की बालाजी बाजीराव की डेथ के बाद क्या हुआ था, तो आज हम देख रहे हैं उनकी डेथ होगी कैसे। सर ये जो ट्रीटी साइन करते हैं, ये जब ये रेहुल्लाज अटैक करते हैं उसके बाद करते हैं मुगल और मराठा? बिल्कुल बिल्कुल, रोहिलास के अटैक के बाद 1752 में, रोहिलास के अटैक के बाद। पता है क्या, ये जो उस समय टैक्स भी हुआ करता था, ये 25% का टैक्स हुआ करता था लोगों के ऊपर। तो इनको राइट मिल जाता है टैक्स कलेक्शन का, लाहौर का, मुल्तान का, सिंध का और कुछ हिसार के डिस्ट्रिक्ट का, साथ में मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट का। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, जो एग्रीमेंट साइन हुआ है? सर एक बोलिए। बार सर आप दोबारा बता दोगे प्लीज? पूरा बता दूं? यस सर। यस पूरा सर। फिर से देखो क्या सीन था हमारा ना, बार बार एक शब्द यूज हो रहा था। जस्ट वेट, क्या हो रहा था, मैंने आपको मराठा एम्पायर स्टार्ट कराया था ना, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। तो लेकिन उसकी स्टार्टिंग कैसे होती है? जस्ट वेट, इसकी हाँ स्टार्टिंग हम कर रहे थे उस समय कि हमने ये बोला था आपको कि फर्स्ट मराठा वॉर का बैकग्राउंड समझने के लिए मुझे जाना पड़ेगा थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। और उस समय मैंने डायरेक्टली पेशवा बाजीराव की डेथ करवा दी थी, साथ में इनके दोनों भाई मारे गए थे, तो इनका बेटा मारा गया था। यहाँ से स्टोरी आपको कंटिन्यू कराई थी। आज मेरा जो टॉपिक है ना, आज ये टॉपिक ही थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है। ठीक है, ये हुआ क्या था इसके अंदर, क्योंकि मराठाओं की जो वॉर थी वो स्टार्टिंग मैंने आपको यहाँ से करवा दी थी, लेकिन आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के अंदर हुआ क्या, ये लड़ाई पानीपत की हुई क्यों। ठीक है, देखो आप,
उस समय जो मराठा एडमिनिस्ट्रेशन था, शाहूजी महाराज उस समय छत्रपति हुआ करते थे और उनका जो एडमिनिस्ट्रेटर था वो था पेशवा, यानी कि पेशवाई उस समय सबसे बड़ी पोस्ट हुआ करती थी और पेशवा थे उस समय बालाजी बाजीराव। और बालाजी बाजीराव के तीन भाई थे, एक का नाम रघुनाथ राव, दूसरे का नाम शमशेर कृष्ण राव और तीसरे का नाम था सदाशिव भाऊ। ये तीन इनके भाई थे और तीनों के तीनों ये बहुत बढ़िया कमांडर हुआ करते थे, एक्सेलेंट कमांडर हुआ करते थे। आपको कुछ याद होगा मराठा एम्पायर जब मैं आपको करा रहा था, एंग्लो मैसूर वॉर करा मराठा वॉर करा रहा था, तो ये जो भाई होता है ना इनका रघुनाथ राव, ये पेशवा बनने के लिए बहुत ज्यादा विद्रोह करता है, कभी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाता है, सारी प्रॉब्लम ही यहाँ से अराइज होती है हमारी, ठीक है। और इनके बाद इनका बेटा करता है बालाजी बाजीराव टू, ठीक है। तो अब क्या सीन बन रहा था 1761 के अंदर, हम 1761 की बात करेंगे, बैटल ऑफ पानीपत की, ठीक है, पीछे की तरफ जा रहे हैं हम। अब देखो 1748 का टाइम था, 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई थी, उसके बाद से जितने भी मुगल रूलर थे वो बहुत कमजोर शासक हुए और ये मुगल रूलर वीक पड़ चुके थे। तो बाहर की ताकतें भी इंडिया के ऊपर अटैक करने की सोच रही थी कि वे भारत के ऊपर अटैक करते हैं और यहाँ पे कब्जा करते हैं। तो ऐसी एक फॉरनर पावर थी अफगानिस्तान से जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली, और ये 1748 के अंदर भारत के ऊपर लगातार अटैक करना स्टार्ट करता है, मुगल बादशाह के ऊपर लगातार अटैक करना स्टार्ट करता है। और इससे परेशान होके मुगल बादशाह, इससे परेशान होके वो मराठाओं से हेल्प मांगते हैं। साथ में अटैक करने के बाद ये अपने बेटे को पंजाब और कश्मीर का गवर्नर भी बना देता है, दोनों एरिया को जीत लेता है और वहां का गवर्नर बना देता है। अब मुगल बादशाह हेल्प मांगते हैं किससे? पेशवा बालाजी बाजीराव से कि मेरी मदद करो। अब इतने में क्या होता है, एक तरफ तो इनसे मदद मांग ही रहे होते हैं, इनके खिलाफ क्या होता है, रिबेलियंस दोआब एरिया के मुगल एम्पायर के खिलाफ वो भी रोहिलास भी विद्रोह करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी बीच में क्या होता है 1749 के अंदर शाहू महाराज की भी डेथ हो जाती है। अब इनके बाद कोई शासक था नहीं, तो ये जो पेशवा बालाजी बाजीराव हैं, इन्हीं को ही, जिनको नाना साहिब के नाम से जाना जाता था, इन्हीं को ही डी फैक्टो रूलर मराठा एम्पायर का मान लिया जाता है। आपको नाना साहिब के बारे में याद है? नाना साहिब कौन थे? आपने बाजीराव मस्तानी मूवी देखी है? तो बाजीराव मस्तानी के अंदर रणवीर कपूर रोल करता है ना, मस्तानी बनती है दीपिका पादुकोण, बाजीराव बनता है रणवीर कपूर। तो रणवीर कपूर का जो बेटा होता है ना नाना साहेब, जो कि काशीबाई का बेटा होता है, ये वो पेशवा बालाजी बाजीराव है। साथ में जो इनका दूसरा बेटा होता है शमशेर, वो होता है दीपिका पादुकोण के साथ। मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यानी कि काशीबाई का जो बेटा होता है वो नाना साहेब, लेकिन उनको बाद में दीपिका पादुकोण पसंद आ जाती है तो वो उसके साथ भी शादी कर लेते हैं, उसके साथ भी निकाह कर लेते हैं। तो फिर उनका जो बेटा होता है वो होता है शमशेर, शमशेर बहादुर जो उसका नाम रखते हैं वो। तो ये वही वाले नाना साहेब हैं, ठीक है। तो मूवी के अंदर भी था, सेम सीन वहीं से रिपीट होके आ रहा है, बस उसमें थोड़ा सा अलग तरीके से मोल्ड करके दिखाते हैं। नाना साहब को कोई रोल नहीं दिखाते क्योंकि वहां पे वो सिर्फ बाजीराव के बारे में दिखाते हैं। तो इनका नाम भी बालाजी बाजीराव पड़ा, ठीक है। और बालाजी क्या होता है, रणवीर कपूर का नाम सिर्फ बाजीराव होता है, उनके पिता का नाम होता है बालाजी विश्वनाथ। तो ये क्या करता है, अपने पिता और दादा दोनों का नाम अपने नाम में कंबाइन कर लेते हैं, पेशवा, यानी कि पेशवा बालाजी बाजीराव। बाजीराव इनके पिता का नाम और बालाजी उनके दादा का नाम, इस तरीके से ये पेशवा बनते हैं। और एक्चुअल में इनका नाम होता है नाना साहेब, ठीक है। तो क्या होता है, शाहू जी की डेथ के बाद यही असली रूलर बन जाते हैं मराठा एम्पायर के। अब क्या होता है, मुगल बादशाह फिर इनसे मदद मांगते हैं क्योंकि उस समय जो मराठा एम्पायर चल रहा था वो 18th सेंचुरी के अंदर अपना पूरा परचम लहरा रहा था। तो मराठा से मदद मांगते हैं मुगल बादशाह कि भाई मेरी मदद करो। तो मराठा पेशवा जी बालाजी बाजीराव बोलते हैं ठीक है, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। और इन दोनों के बीच में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट साइन हो जाता है। और एग्रीमेंट साइन होने के बाद क्या होता है, मराठा एग्री टू हेल्प द मुगल डिफीट एक्सटर्नल एग्रेशंस एंड इंटरनल रिबेलियंस, यानी हम बाहर वाले अटैक से भी आपकी मदद करेंगे, अंदर कोई आपके ऊपर अटैक करेगा उनसे भी आपकी मदद करेंगे, दोनों तरीके से हम आपकी मदद करेंगे। इसी से खुश होकर मुगल बादशाह क्या करते हैं, पेशवा बालाजी बाजीराव से बोलते हैं कि आज से मैं आपको अजमेर और आगरा का गवर्नर नियुक्त करता हूँ, आज से आप अजमेर और आगरा के गवर्नर हो। साथ में आप कुछ जगह से चौथ कलेक्ट करोगे, यानी कि एक टैक्स हुआ करता था, इसका अमाउंट हुआ करता था उस समय 25%। उन्होंने बोला लाहौर एरिया आपका हुआ, मुल्तान आपका हुआ, सिंध आपका हुआ, हिसार की जो हरियाणा वाला हिसार है इसकी कुछ डिस्ट्रिक्ट आपकी हो गई, और ये यूपी वाला मुरादाबाद, यानी कि ये सारी डिस्ट्रिक्ट से आप सारा का सारा जितना भी टैक्स का रेवेन्यू आएगा आप कलेक्ट करोगे। तो पेशवा बोलते हैं ठीक है, फिर मैं तैयार हूँ इस चीज के लिए। अब क्या होता है, पंजाब के अंदर ये जो लाहौर वाला एरिया होता है इसके अंदर बैठा होता है अब्दाली का बेटा, यानी जिसका नाम होता है तिमूर शाह दुर्रानी, यानी यहाँ पे बैठा हुआ है इसका बेटा। तो पेशवा बालाजी बाजीराव क्या बोलते हैं, अपने भाई रघुनाथ राव से बोलते हैं, क्योंकि वो भी एक्सीलेंट कमांडर होता है, उससे कहते हैं जाओ और लाहौर के ऊपर कैप्चर करो। यानी कि पेशवा अपने भाई से बोलते हैं, तीन भाई होते हैं इनके, रघुनाथ राव, कृष्ण राव और सदाशिव भाव। तो रघुनाथ राव को सबसे पहले भेजते हैं और रघुनाथ राव से जाके बोलते हैं कि भाई एक आप एक काम करो, जाओ और
इससे ये लाहौर वाला एरिया खाली करवाओ। ठीक है, तो रघुनाथ राव को कमांडर बना के भेजते हैं कि अब्दाली के बेटे को आप यहाँ से भगाओ। तो क्या होता है, रघुनाथ राव जाते हैं और यहाँ से इसके बेटे को भगा देते हैं, तैमूर शाह दुर्रानी को, यानी कि तैमूर शाह दुर्रानी को वहां से भगा देते हैं और लाहौर को कैप्चर कर लेते हैं। इस बात की खबर मिलती है फिर अहमद शाह अब्दाली को, यानी कि रघुनाथ राव पेशवा से आगे बोलते हैं डन, मैंने ये काम कर दिया, यानी कि भगा दिया इसको, अब ये लाहौर वाला एरिया हमारा हो चुका है, यहाँ से हम टैक्स कलेक्ट करेंगे। लेकिन अहमद शाह अब्दाली के पास जैसी ये खबर जाती है, वो बोलता है यू आर माई राइवल नाउ। अब असली दुश्मन मेरा कौन बन चुका है, पेशवा बन चुके हैं। पेशवा के लिए बोलते हैं वो कि अब असली दुश्मन मेरे आप बन चुके हो, मैं आपसे लड़ाई लड़ूंगा। ठीक है, और इसी की वजह से क्या होता है, बैटल ऑफ पानीपत। दिस लीड टू द बैटल ऑफ पानीपत। की पानीपत की लड़ाई क्यों हुई, दिस वाज द ओनली रीजन कि रघुनाथ राव पेशवा ने अपने भाई रघुनाथ राव को लाहौर के अंदर भेज दिया था, जहां पे उनका बेटा तैमूर शाह दुर्रानी राज कर रहा था, वहां का गवर्नर उसको बना रखा था। और रघुनाथ राव जाते हैं और तैमूर शाह दुर्रानी को वहां से भगा देते हैं और लाहौर के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। और इसके बाद क्या होता है, ये जैसे ही ये खबर अहमद शाह अब्दाली के पास पहुंचती है कि उसके भाई को वहां से भगा दिया गया है और पेशवा ने वहां पे अपना किला सेटअप कर लिया है, पूरा राज सेटअप कर लिया है, तो अहमद शाह अब्दाली बोलते हैं कि भाई प्यार से अगर आप मुझे रहने देते तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, नाउ यू आर माई राइवल, अब आप मेरे दुश्मन बन चुके हो। और इसी की वजह से अब होगा थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। अब इस थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के अंदर क्या होता है, इनके 3 भाई होते हैं पेशवा के और 3 बेटे होते हैं। ठीक है, यानी कि बैटल ऑफ पानीपत होना अब तय हो चुका है, 1761 का टाइम आ चुका है। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अब होगा किस किसके बीच में, पेशवा के बीच में, यानी कि मराठा एम्पायर के बीच में, और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। यानी लड़ाई किसकी थी, मुगल बादशाह की थी, लेकिन मॉल सिर किसके पड़ गई, मराठा एम्पायर के ऊपर। ठीक है, और वो इसलिए पड़ गई क्योंकि वहां के जो उस समय मुगल बादशाह थे, उन्होंने क्या कर दिया था, इनको लाहौर वाला एरिया दे दिया था कि भाई ये आपका हुआ, जब आपके एरिया में कोई दूसरा रहेगा तो आप उसको भगाओगे वहां से। तो वही करते हैं, पेशवा रघुनाथ राव को बोलते हैं भेजा भाई इसको भगा, कि इनका अहमद शाह अब्दाली का बेटा बैठा हुआ है वहां पे गवर्नर बन के, इसको यहाँ से भगा दे। तो अब क्या होता है आगे की तरफ देखो, 3 बेटे होते हैं पेशवा के और 3 भाई होते हैं। एक का नाम रघुनाथ राव, जिसने अभी अभी उनको लाहौर वाला एरिया कैप्चर करके दिया है, शमशेर राव, साथ में सदाशिव भाव। तो क्या होता है, 3 बेटे होते हैं, एक का नाम विश्वास राव, दूसरे का नाम माधव राव और नारायण राव। ये माधव राव और नारायण राव वाली कहानी हमने देख ली है तीनों मराठा वार के अंदर। ठीक है, मैं इनको यहाँ पे अब रिपीट नहीं करूंगा, सिंपल। 3 भाई होते हैं, रघुनाथ राव, कृष्ण राव, सदाशिव भाव। तो क्या होता है, इनके 2 भाई तैयार हो जाते हैं, एक शमशेर राव और सदाशिव भाव। ये बोलते हैं कि मैं लड़ाई लड़ने जाऊंगा। साथ में पेशवा का बड़ा बेटा जिसका नाम विश्वास राव था, ये भी तैयार हो जाता है कि मैं भी अब्दाली के खिलाफ लड़ने जाऊंगा। लेकिन रघुबा जो इनके भाई होते हैं, अभी इन्होंने लाहौर कैप्चर करके दिया था, ये मना कर देते हैं कि भाई मैं अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ अब नहीं लड़ूंगा। इनको ये लालच आ जाता है कि अगर पूरी टीम, इनको समझ में आ जाता है कि अब ये अब्दाली के खिलाफ अगर लड़ने गए तो इस बार मारे जाएंगे, और मारे जाएंगे तो सिंहासन चला जाएगा और इनको बनना था पेशवा। और आपने देखा ही है मराठा एम्पायर के अंदर इनको फाइनली पेंशन के ऊपर भेजा जाता है, तो इनको बनना था पेशवा। तो इनको लगता है कि भाई सारे के सारे लोग जब ये खत्म हो जाएंगे तो अकेला मैं बचूंगा और पेशवा बन जाऊंगा, तो इनको ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। अब देखो क्या होता है, सदाशिव भाव, विश्वासराव, शमशेर राव, साथ में गायकवाड़ भी जा रहे हैं, नागपुर वाले भोसले भी साथ में आते हैं, पुणे में पेशवा है ही ऑलरेडी, इंदौर वाले भी साथ देते हैं, ग्वालियर के सिंधिया भी साथ देते हैं। ये सारे के सारे लोग पेशवा का साथ देते हैं। अब क्या होता है, इनके बीच में लड़ाई होती है। द कंबाइंड अफगान आर्मी वर मच लार्जर देन ऑफ मराठा, यानी कि मराठाओं की आर्मी से भी ज्यादा किसके पास सेना थी, अब्दाली के पास इनसे ज्यादा सेना थी। और इसी की वजह से क्या होता है, द डिफीट एट पानीपत was the huge setback for पेशवा बालाजी बाजीराव, यानी इनके लिए एक बहुत बड़ा गहरा सदमे से कम नहीं होता। और इसी के चलते क्या होता है, पेशवा बालाजी बाजीराव की डेथ हो जाती है। क्यों, क्योंकि उन्होंने अपने 2 भाई खो दिए थे, अपने बड़ा बेटा खो दिया था, और साथ में सेवरल इंपॉर्टेंट जनरल्स खो दिए थे, जो कि अलग अलग गायकवाड़, भोसले, इंदौर, ये जो होलकर्स वगैरह थे, इनमें से अब उन्होंने इंपॉर्टेंट जनरल्स को खो दिया था। और इसी के चलते क्या होता है, कुछ टाइम के बाद आफ्टर द 6 मंथ बाजीराव की भी डेथ हो जाती है। ही टू डाइड आफ्टर द 6 मंथ ऑफ द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन जून 1761, यानी जून 1761 के अंदर पेशवा बालाजी बाजीराव की भी डेथ हो जाती है। तो आप देख रहे हो ये हार टंग रहे हैं इनके ऊपर, इसका मतलब है सबकी डेथ हो चुकी है। और कौन बचता है अब, 3 लोग बचते हैं, माधव राव बचते हैं, नारायण राव बचते हैं, रघुनाथ राव बचते हैं। तो आपको मैंने स्टोरी आगे इनकी बताई रखी है। माधव राव नहीं पेशवा बनते हैं, उनकी जो डेथ होगी वो टीबी से होगी। फिर नारायण राव पेशवा बनेंगे, लेकिन नारायण राव को रघुनाथ राव उनके चाचा मार देंगे।
और लेकिन नारायण राव की शादी हो चुकी है गंगाबाई से, तो उनका एक बेटा होता है। तो वहां पे एक मंत्री होते हैं नाना फडणवीस, जो शपथ ले लेते हैं कि भाई मैं इस छोटे बच्चे को पेशवा बना के रहूंगा, तो उसका नाम रखते हैं सवाई माधवराव की। ये माधवराव से भी एक कदम आगे है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की स्टार्टिंग, जब मैंने आपको थर्ड एंग्लो मराठा वार स्टार्ट करा था, उसमें क्या होता है, ये जो सवाई माधवराव होता है ये क्या कर लेता है, सुसाइड कमिट कर लेता है। तो अब बच्चे होते हैं इनकी फैमिली में, सिर्फ बचा होता है रघुनाथ राव, इसको पेंशन पे भेजा जा चुका होता है, लेकिन इसके 3 बेटे बचते हैं। और उन 3 बेटों में से एक बेटा होता है बालाजी का, जो उन्हीं के नाम पे बाजीराव टू। तो उस बाजीराव टू को फिर पेशवा बना दिया जाता है। तो फाइनली जो हारता है थर्ड बैटल ऑफ मराठा एंग्लो मराठा वॉर, वो बालाजी बाजीराव टू हारता है, ठीक है। तो वो स्टोरी हम ऑलरेडी यहाँ पे कवर कर चुके हैं। ये था हमारा थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। किसी को कोई डाउट हो तो इसमें पूछ सकते हो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में। सर ये जो रघुनाथ राव है, ये 1758 में लाहौर कैप्चर करता है। 17, यस 1758, 1758। 1758, 1758 के अंदर ये लाहौर कैप्चर कर लेते हैं। और उसके ही कैप्चर करने के 3 साल बाद इनसे लड़ाई हो जाती है। फिर अहमद शाह अब्दाली इंडिया में एंट्री लेता है। सर लेकिन ये केशव अहमद शाह बालाजी अब्दाली पहले ही इंडिया में एंट्री कर चुकी है, एंट्री हो चुकी होती है ना अहमद शाह अब्दाली की तो। लेकिन बादशाह नहीं बनता वो, अब वो सुल्तान बन जाता है इंडिया के अंदर। मराठाओं को हराने का मतलब था पूरे हिंदुस्तान के ऊपर राज करना। अभी तक उसने मराठाओं से पंगा नहीं लिया था, मराठा राज कर रहे थे आराम से। और जैसे ही वो मराठाओं को हराता है, उसके बाद तो उसकी पूरे इंडिया के ऊपर कैप्चर हो जाता है। अभी तक सिर्फ वो लाहौर में राज कर रहा था और कश्मीर वाले रीजन पर राज कर रहा था, और अपने बेटे को भेज रखा था उसने कि जा भाई चला इन 2 एरिया उसको। लेकिन फाइनली क्या होता है, जब मराठाओं को ही हरा देता है तो इसके फिर तो पूरा बादशाह बन जाता है, पूरे इंडिया के ऊपर इसका राज होता है। मतलब इस बैटल में मुगल्स तो है ही नहीं कहीं, मराठास की ही है हुई है ये बैटल। तो औरंगजेब की डेथ के बाद ना मुगल एम्पायर खत्म। औरंगजेब की डेथ के बाद ना मुगल बादशाह खत्म, समझ रहे हो। औरंगजेब के टाइम के बाद तो मुगल बादशाह को बचा ही नहीं बढ़िया, सब खत्म। लास्ट मुगल एम्पायर में औरंगजेब थे 1707। उसके बाद सारा मुगल बादशाह एम्पायर लड़खड़ा गया। तभी आपने देखा ना कि कार्नेटिक वॉर भी क्यों हुई। सारे अलग अलग जो गवर्नर डेप्यूटी गवर्नर थे, उन्होंने बोला मैं निजाम हूँ, दूसरे डेप्यूटी गवर्नर ने बोला मैं नवाब हूँ। सबने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, ऑटोनोमस स्टेट्स डिक्लेयर कर दिया कि हम स्वतंत्र हैं बिल्कुल, हम किसी को रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। उससे पहले वो मुगल बादशाह को रिपोर्टिंग करा करते थे, गवर्नर मुगल बादशाह को रिपोर्टिंग करते थे, डेप्यूटी गवर्नर गवर्नर को रिपोर्टिंग करते थे। जैसी औरंगजेब की डेथ हुई, उन्होंने देखा कि मुगल बादशाह में तो दम ही नहीं है, तो आज से हम क्यों ना राज करें सब जगह पे। जो जहां पे था वो वहां पे राज करना स्टार्ट करता है। तो फिर वही लड़ाइयां होनी स्टार्ट होती हैं आपस में इनके बीच में, और इसी का फायदा अंग्रेज उठा लेते हैं, फूट डालो राज करो वाली नीति। तो आपस में फूट सर डालते हैं फिर एक्चुअल ये। में तो बात तो ये थी ना, लड़ाई तो थी वो किस्सा कुर्सी का टाइप से होता है ना, कि किसको कौन सी वो पोस्ट चाहिए उसके लिए। हाँ, सारी लड़ाई इसी बात की थी, पोस्ट। ठीक है, तो ये था आपका थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, अब आज हम स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, एंग्लो सिख वॉर। नेक्स्ट टॉपिक हम मूव करेंगे कल आपका जो टेस्ट आएगा ना, उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स होंगे आप सुन लो, मैं आपको बता देता हूँ। बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत के बैटल से इंक्लूड होगा, सिख वॉर मैं इंक्लूड नहीं करूंगा उस टेस्ट के अंदर। ठीक है, सर जी आपने अभी तक वीडियो नहीं बनाई। मराठा सब कुछ। ठीक है, अब सर देखो कार्नेटिक वॉर नहीं होगा। कार्नेटिक भी होगा बच्चे, कार्नेटिक सब इंक्लूड रहेगा, वो जितना इससे पहले का है सारा कुछ, अच्छा। एवरीथिंग। सर बक्सर की वीडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है। नहीं कल करा, अभी मैं ना बक्सर, आप थोड़ा रुको, मेरे अभी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं हो रही, फीवर हो रहा है बहुत तेज, आज भी फीवर है। मैं 1-2 दिन में करूंगा उसको थोड़ा बेटर होने के बाद। ठीक है, बक्सर को रिकॉर्ड कर दूंगा, इतने आप नोट्स मेरे पास आपके ग्रुप में शेयर करे हुए हैं, उससे पढ़ना।
अब देखो एंग्लो सिख वॉर की स्टार्टिंग करते हैं आप। सर अगर ये इंक्लूड नहीं होना सिख वॉर, सर ये आप नेक्स्ट क्लास में करवा देना अगर पॉसिबल हो तो। कौन सा? सर ये सिख वॉर। सिख वॉर नहीं कराना तो मुझे आज ही है बच्चे ये। नहीं सर, कल के टॉपिक टेस्ट में सिख वॉर भी होगा, परसों कल नहीं, टेस्ट सिख वॉर नहीं डालूंगा मैं उसके अंदर, क्योंकि सिखों वाला ना और फिर फ्लो थर्ड टूट जाएगा। और थर्ड बैटल पूरा ऑफ पानीपत होगा। हाँ बिल्कुल वो इंक्लूड इसमें, ठीक है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत तक इंक्लूड होगा, यहाँ तक मराठा एम्पायर खत्म हो जाएगा हमारा सारा टेस्ट एक साथ कंबाइन। 20 क्वेश्चंस के आसपास रहेंगे, तो अच्छे से पढ़ के रखना। बैटल ऑफ बक्सर नहीं डालूंगा, बेफिक्र हो, ज्यादा वैसे भी कुछ खास नहीं है, 1-2 क्वेश्चन से बैटल ऑफ बक्सर के ऊपर नहीं डालूंगा, उसको स्किप कर देंगे, नेक्स्ट टेस्ट में कवर कर देंगे बैटल ऑफ बक्सर, तब तक करा चुका हूँ मैं आपको। अब देखो ये है फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, किस तरीके से स्टार्टिंग होती है। यहाँ पे लाहौर किंगडम के अंदर जो उस समय राज कर रहे होते हैं महाराजा रंजीत सिंह होते हैं, और रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है 1839 के अंदर, यानी 1839 में रंजीत सिंह की डेथ के बाद जो बाकी के रूलर होते हैं जिनका नाम होता है खड़क सिंह, निहाल सिंह, चांद कौर, शेर सिंह और दलीप सिंह, ये रूलर्स होते हैं। यानी कि आप ये देख रहे हो कि किस तरीके से टीम के विकेट एक एक करके आउट होंगे। 1839 के अंदर क्या होता है, महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है, और रंजीत सिंह के बाद बहुत तेजी से इनके विकेट गिरने स्टार्ट होते हैं एक के बाद एक। यानी कि उसके बाद नए राजा बनते हैं खड़क सिंह, खड़क सिंह के बाद बनते हैं निहाल सिंह, निहाल सिंह के बाद बनती है चांद कौर, उसके बाद शेर सिंह, और शेर सिंह के बाद बनते हैं दलीप सिंह। और दलीप सिंह जिस समय बनते हैं वो भी एक माइनर रूलर थे, बच्चे थे, समझ रहे हो। तो आप देख रहे हो 4.5 साल के अंदर सिखों के अंदर कितनी तेजी से फूट आती है। यानी कि महाराजा रंजीत सिंह की जैसे ही डेथ होती है उसके बाद ना सिख फैमिली को संभालने वाला कोई नहीं रहता। सिख फैमिली के अंदर एक के बाद, और आपको क्या लग रहा है कि ये इतने सारे राजा क्यों बदल रहे हैं, एक के बाद एक दूसरे का मर्डर कर रहे हैं ये लोग राजपाट के लालच में। तो रंजीत सिंह के बाद खड़क सिंह आए, खड़क सिंह के बाद निहाल सिंह आए, निहाल सिंह के बाद चांद कौर, चांद कौर के बाद शेर सिंह, शेर सिंह के बाद फाइनली दलीप सिंह आ जाते हैं। अब देखो यहाँ से स्टोरी आएगी। तो यानी कि लाहौर किंगडम क्या हो रहा है, कमजोर पड़ता चला जा रहा था। लाहौर किंगडम जहाँ पे सिखों का राज था वो बिल्कुल वीक हो गया था, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, सिर्फ इसी चीज का फायदा उठाएगी कि भाई लाहौर के अंदर तो अब अच्छा राजा बचा नहीं है, और ये जो बचे हुए ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो क्यों ना इनके ऊपर भी कैप्चर कर लिया जाए। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देखो मराठाओं के साथ हमने देखा, मैसूर के साथ देखा कि आपस में उनमें फूट डलवा रही थी, उसके बाद राज कर रही थी। कोई ना कोई पेशवा बनने के लिए उनके पास पहुंच जाता था कि मुझे पेशवा बना दो, जैसे रघुनाथ राव उनसे मदद के लिए पहुंच गया, तो इस तरीके से हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कोई मदद के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास नहीं पहुंचेगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब एंग्लो मैसूर वॉर जीत चुकी है, मराठा एम्पायर जीत चुकी है, मद्रास उनके पास आ गया है, बंगाल उनके पास आ गया है, बॉम्बे उनके पास आ गया है, अब वो एक बड़ी पावर बन चुकी है। और मराठाओं को कैप्चर करने के बाद तो वो आधे से ज्यादा इंडिया पे कैप्चर कर ही लेते हैं। तो उनको लगता है कि अब सिखों को हराना हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो अपनी फोर्सेज और बुलवा लेते हैं इंडिया के अंदर। यानी कि उनके पास कोई फोर्स की कमी तो थी नहीं, तो बाहर से भी अपनी सारी फोर्स इंडिया के अंदर बुलवा लेंगे और इनके ऊपर डायरेक्टली अटैक करेंगे। यानी कि अब इनसे फेस टू फेस फाइट की बात आएगी। यानी कि अब उनसे ना बर्दाश्त नहीं हो रहा होता कि भाई अब सिखों को हराते ही हम तो पूरे देश के अंदर राज कर लेंगे, तो उनको ऐसा लगता है कि भाई अब जल्दी से हो जाए कि बस पूरे भारत पे हमारा कब्जा हो जाए। तो वो पूरी फोर्स वगैरह बुलाएंगे और डायरेक्टली पंगा लेंगे इनसे। अब देखो क्या होता है, सिचुएशन क्या बनती है। सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब्जा करती है सिंध वाले एरिया पे, यानी कि डायरेक्टली अभी कब्जा करना स्टार्ट करते हैं। इनको पता है कि जो लाहौर किंगडम के अंदर राजा है, राजा दलीप सिंह, वो बहुत कमजोर वीक रूलर है, और वो वैसे भी बच्चा था, माइनर था, वो माइनर रूलर था। उसके बिहार पे उसकी मम्मी शासन कर रही थी जिसका नाम था रानी जिंदन कौर, अभी देखेंगे हम उनके बारे में भी। अब क्या हो रहा है कि सिंध के ऊपर कब्जा कर लेते हैं 1840 के अंदर। उसके बाद अफगान को भी हरा देते हैं 1842 के अंदर, अफगानों को भी हरा देते हैं और सिंध कैप्चर कर लेते हैं 1843 के अंदर। ठीक है, तो ये काम हो रहा होता है। लेकिन क्या होता है, एक सतलुज रिवर के ऊपर में एक बॉर्डर लाइन होती है, ये आप मैप के अंदर देख रहे हो ना, रिवर सतलुज। इस सतलुज रिवर के तरफ होता है लाहौर किंगडम। यानी कि जहां पे मैं पॉइंट आउट करूंगा, ये वाली, ये जो बाउंड्री होती है, इधर की बाउंड्री, ये एरिया होता है लाहौर किंगडम का, और ये वाला एरिया होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो आप देखो लड़ाइयां किस तरीके से होंगी। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती है कि वो यहाँ एंट्री ले ले, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती है कि यहाँ से इस एरिया पे भी एंट्री कर ले वो। अब क्या होगा, तो इस बार मैंने आपको बोले ये कोई आपस में फूट नहीं डालेंगे, डायरेक्ट फाइट की सोचते हैं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंक्रीज द नंबर ऑफ ट्रूप्स बीइंग स्टेशन नियर द सतलुज बॉर्डर। यानी जो सतलुज रिवर वाला बॉर्डर होता है,
यहाँ पे ये अपनी सैनिकों की फौज खड़ी कर देते हैं, पूरी फौज इनकी आर्मी बढ़ने लगती है दिन पे दिन। तो दिलीप सिंह को ऐसा लगता है कि भाई इनकी आर्मी तो बढ़ती जा रही है, यानी कि लाहौर किंगडम वालों को ये लगना स्टार्ट हो जाता है कि भाई ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, अपनी आर्मी यहाँ पे बढ़ाते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये कल को हमारे ऊपर अटैक करने का प्लान तो नहीं बना रहे थे, क्योंकि ये तो लगातार अपनी आर्मी यहाँ पे बढ़ाते चले जा रहे हैं। और कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, इनकी आर्मी यहाँ पे इकट्ठी होती जा रही है, जमा होती जा रही है। तो ये वही बोलते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन देयर, यहाँ हो क्या रहा है भाई, क्या चक्कर क्या है कि इतने सारे सैनिक यहाँ पे बॉर्डर पे खड़े हुए हैं। जैसे चाइना ने भी क्या करा था, हमारे बॉर्डर पे अपने सैनिकों को भेजना स्टार्ट कर दिया था, तो इंडिया को भी टेंशन हो गई थी कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, वो अपने सोल्जर्स बॉर्डर पे क्यों भेज रहा है। जैसे जम्मू कश्मीर में भी अगर इंडिया ने अपने सोल्जर्स भेजे थे तो न्यूज में हल्ला कटना शुरू हो गया था कि भाई इंडिया ने इतने सोल्जर्स भेज दिए, इतनी टुकड़ियां भेजी, इसका मतलब कुछ बड़ा होने वाला है वहां पे। तो इनको भी ऐसा लगना था, इनको समझ में आ गया था कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, अपनी सारी आर्मी यहाँ पे भेजते जा रहे हैं और इसको बढ़ाते जा रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो होने वाला है बॉर्डर पे, सतलुज बॉर्डर पे। अब देखो क्या होता है आगे की तरफ, काफी सारे सोल्जर्स यहाँ पे डिप्लॉय हो चुके हैं। अब क्या होता है, इन रेस्पॉन्स टू द ब्रिटिश मूव, यानी कि जैसे ही ये लोग अपने ट्रुप्स को इकट्ठा करना स्टार्ट करते हैं, सिख आर्मी बिगेन्स क्रॉसिंग द सतलज। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग भी इतने डेस्परेट हो जाते हैं कि ये लोग क्या करते हैं, सिख आर्मी वाले ना उस सतलुज बॉर्डर को क्रॉस करके ब्रिटिशर्स वाली टेरिटरी में एंटर हो जाते हैं। यानी कि सिख आर्मी ने क्या करा, सतलुज बॉर्डर क्रॉस कर लिया ऑन 11 दिसंबर 1845। यानी इन्होंने डायरेक्टली अंग्रेजों को अपना दुश्मन अब बना लिया। यानी कि क्या होता है, यहाँ पे अंग्रेज इकट्ठा हो रखे हैं, आप ये देख रहे हो सारे अंग्रेज इकट्ठे हो रखे हैं। तो सिख आर्मी को, सिखों को लगता है कि वे पता नहीं क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन देयर, यहाँ पे चल क्या रहा है, कितने सारे सोल्जर्स यहाँ पे इकट्ठा हो रखे हैं, कि कुछ ना कुछ तो प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है कि ऐसे क्यों इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि बिना बात के तो कोई इकट्ठा होगा नहीं। तो उनके दिमाग में आया व्हाट्स गोइंग ऑन देयर, हो क्या रहा है यहाँ पे, बेकार में इतने सारे सोल्जर्स क्यों आ गए। तो क्या कर रहे हैं ये लोग, सिख एम्पायर जो होगा, कि लाहौर किंगडम वाले कुछ सोल्जर्स होंगे, वो कहाँ आ जाएंगे, ये एंट्री लेके आ जाएंगे यहाँ, सतलुज बॉर्डर को क्रॉस कर देंगे। ये जो आप ब्लू कलर में देख रहे हो ये सिख एम्पायर के रूलर हैं। तो क्या हुआ, इन्होंने क्या कर दिया, सतलुज बॉर्डर क्रॉस कर दिया और ये जहाँ पे सिखों के सोल्जर्स थे वहां पे आ गए। और इसी बात को सिखों को बहुत बुरा लगता है, यानी कि अब इनको लगता है कि भी आपने ट्रीटी ऑफ अमृतसर को ब्रीच कर दिया है। यानी कि हमारे बीच में, आपके बीच में एक ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809, और उसके अंदर क्या हुआ था, इन्होंने ये ट्रीटी साइन करते हैं महाराजा रंजीत सिंह के साथ। तो 1809 में महाराजा रंजीत सिंह जिंदा थे, उस समय ब्रिटिशर्स उनके साथ एक ट्रीटी साइन करते हैं, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। उसके अंदर क्या होता है, ये बोला जाता है कि ना तो ब्रिटिशर्स की फौज कभी भी सतलज रिवर को बॉर्डर क्रॉस करके आएगी, और ना ही सिख वाले लोग बॉर्डर को क्रॉस करके ब्रिटिशर्स की टेरिटरी में एंटर लेंगे। तो इस तरीके से इनके बीच में ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हो चुकी थी। लेकिन क्या होता है, लाहौर किंगडम की तरफ से उनके सोल्जर्स क्या करते हैं, सतलुज बॉर्डर को क्रॉस करते हैं और जहां पे ब्रिटिशर्स के सैनिक वहां पे जमा होते हैं वहां पे एंट्री कर जाते हैं। अब इसका मतलब होता है, अंग्रेज बोलते हैं कि आपने ट्रीटी ऑफ अमृतसर को ब्रीच करा है, यानी आपकी बात हुई थी हमारे कि आप हमारी टेरिटरी के अंदर एंट्री नहीं लोगे, लेकिन आपने क्या करा है, हमारी टेरिटरी के अंदर एंट्री ली है। अब देखो आगे क्या होता है। दिस प्रोवाइडेड द इंग्लिश विद द जस्टिफिकेशन टू डिक्लेयर वॉर। और अंग्रेजों को तो एक मौका चाहिए था और उन्होंने बोल दिया कि भाई सिर्फ तुम्हारे साथ लड़ाई लड़ने का ना हमारा एक ही रीजन है, दैट इज ब्रीच ऑफ ट्रीटी ऑफ अमृतसर। यानी आपने क्या करा है, अमृतसर की ट्रीटी को ब्रीच करा है। यानी हमारी बात हुई थी पहले आपस में कि आप अपनी जगह पे रहोगे, हम अपनी जगह पे रहेंगे, बॉर्डर क्रॉस नहीं करेंगे, ना तो हम बॉर्डर क्रॉस करके आएंगे और ना ही आप बॉर्डर क्रॉस करके आओगे। लेकिन ये चालाक कितने होते हैं, इन लोगों ने अपनी ना फोर्स इकट्ठी करनी स्टार्ट कर दी, वहां पे सैनिक बहुत सारे बढ़ा दिए। तो सामने वाली पार्टी को क्या लगेगा, भाई अटैक करने का प्लान बना रहा है, तभी तो इतने सारे सोल्जर्स भर आए हैं। तो क्या होता है, सिख रूलर की तरफ से सिर्फ एक गलती हो जाती है, वो अपने सैनिकों को आदेश दे देते हैं कि भी बॉर्डर क्रॉस कर दो, उनसे लड़ाई लो, यानी कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर हो गई अब ब्रीच। और ब्रिटिशर्स को तो मौका यही था, उन्हें चाहिए ये था कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर इनकी तरफ से ब्रीच हो जाए, कि पहले ये लोग ब्रीच करें, उसके बाद हम इनके ऊपर अटैक बोल ही देंगे। तो वो जिस चीज का वेट कर रहे थे वही हुआ, सिख एम्पायर उनके बॉर्डर क्रॉस करके एंटर कर जाते हैं और ट्रीटी ऑफ अमृतसर ब्रीच हो जाती है, और वो इसी के साथ क्या करते हैं, वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। अब क्या होता है, सिखों की आर्मी के अंदर उस समय सैनिक होते हैं 50,000 सोल्जर्स होते हैं, और ब्रिटिशर्स के पास सिर्फ 20,000 से 30,000 के बीच में सोल्जर्स होते हैं, समझ रहे हो। यानी इनके पास सिर्फ सोल्जर्स हैं 20 से 30,000 ब्रिटिशर्स के पास, और सिखों के पास सोल्जर्स की कमी नहीं होती, उनके पास होते हैं 50,000 सोल्जर्स। लेकिन सिख एम्पायर का जो कमांडर रहता है ये ना ब्रिटिशर्स से जाके मिल जाता है, इसको ब्रिटिशर्स अपनी साइड में मिला लेते हैं और ये ब्रिटिशर्स के साथ जाके मिल जाता है, और जिसका जो इनकी हार का कारण बनता है। अब देखो, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर की स्टार्टिंग हो चुकी है, यानी कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर ब्रीच हो गई, और 1846 के अंदर पहला एंग्लो सिख वॉर अब स्टार्ट हो जाएगा। और इसके बीच में क्या होता है,
ये जो इनका लाल सिंह होता है और जिंदन कौर, जो लाल सिंह होता है ना ये गद्दार निकलता है, और साथ में जो महाराजा है उस समय दलीप सिंह थे, ये माइनर थे, तो इस माइनर के बिहाफ पे इनकी माता राज कर रही थी जिनका नाम था जिंदन कौर। ठीक है, ये लाल सिंह इनका कमांडर होता है, ये महाराजा दलीप सिंह। तभी छोटा सा बच्चा बना हुआ दिखाया है क्योंकि ये अभी माइनर है, और इस माइनर के बिहाफ पे कौन राज कर रहा है यहाँ पे एज अ रीजेंट, रानी जिंदन कौर। रानी जिंदल कौर यहाँ पे राज कर रही है, और ये लाल सिंह इनकी सेना का कमांडर है, और ये छोटा बच्चा, वो जो माइनर बच्चा है दलीप सिंह है, ये भी छोटा ही है, और इनकी लड़ाई किससे होने वाली है, अंग्रेजों से। ठीक है, तो अब क्या होता है, पहला एंग्लो सिख वॉर होता है, और एंग्लो सिख वॉर के अंदर क्या होता है, ये जो लाल सिंह है ये अंग्रेजों से मिल जाता है, यानी कि सिखों का कमांडर किसके साथ मिल चुका है, ब्रिटिशर से मिल गया है, तो हार तो निश्चित है, क्योंकि जब आपकी फोर्स का कमांडर ही दूसरी फोर्स के साथ मिल गया तो आप हारोगे, तो ये तो निश्चित है। तो क्या होता है, इनकी डिफीट हो जाती है, और एक ट्रीटी साइन करते हैं ब्रिटिश के साथ, जिसका नाम होता है ट्रीटी ऑफ लाहौर। अब इस ट्रीटी ऑफ लाहौर के साथ क्या 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 बातें रखी जाती हैं इस संधि के अंदर, वो देखो। ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि भाई आपको क्या करना पड़ेगा, एक काम करना पड़ेगा, हमारे लिए एक रेजिडेंसी बनवानी पड़ेगी अपने इस किंगडम के अंदर, यानी लाहौर किंगडम के अंदर ब्रिटिशर्स के लिए एक रेजिडेंसी बनवाई जाएगी जहां पे सिर्फ ब्रिटिशर्स रहेंगे, और वहां पे वो किसको भेजते हैं, एक ब्रिटिश रेजिडेंस को भेजते हैं जिसका नाम होता है हेनरी लॉरेंस। इस हेनरी लॉरेंस को लाहौर किंगडम के अंदर भेज दिया जाता है। फिर ब्रिटिशर्स इनको बोलते हैं सिखों को कि भाई इतनी बड़ी आर्मी रख के करोगे क्या तुम, इतनी बड़ी आर्मी रखने की जरूरत नहीं है, इस काम करो, अपनी आर्मी को कम कर दो, अगर जरूरत पड़े तो हमारे सोल्जर्स ले लो, अपनी आर्मी कम कर दो। देखो कितना चालाक थे ये लोग, कह रहे हैं अपनी आर्मी कम कर दो, तुम्हें क्या जरूरत है आर्मी रखने की, जरूरत पड़े तो हमारे सोल्जर्स ले लो, हमारे सोल्जर्स को रख लो अपने पास। इसका मतलब क्या है, इनडायरेक्टली ये चाहते हैं कि सिख अगर दोबारा से इनके ऊपर अटैक करना चाहें तो वो ना कर पाए, क्योंकि उनकी आर्मी रिड्यूस हो जाएगी। और या फिर उन्होंने ये ऑप्शन दे दिया कि भाई हमारे सोल्जर्स ले लो, तो ब्रिटिशर्स के सोल्जर ब्रिटिशर्स के ऊपर तो अटैक करेंगे नहीं। बड़ा सिंपल सा फंडा था। तो ये लोग बहुत चालाक थे, इन्होंने बोला कि भाई आप क्या करो, ऑर्डर था एक तरीके से, करना जरूरी था उनको कि भाई आपको बोला गया सीधे, क्योंकि वो जीत गए थे, तो उन्होंने बोला अपनी आर्मी आप रिड्यूस करोगे, और आपको अगर आर्मी चाहिए तो हमारी आर्मी रख लो, अपनी आर्मी खत्म करो, थोड़ी सी रिड्यूस करो। साथ में उन्होंने बोला कि हम इस दलीप सिंह को यहाँ का महाराज मानने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रानी जिंदन कौर इसके बिहाफ पे राज कर सकती है, हमें यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लाल सिंह यहाँ पे कमांडर एज इट इज रहेगा, क्योंकि लाल सिंह तो उनसे मिल ही चुका था, उन्होंने बोला लाल सिंह कमांडर एज इट इज रहेगा, ये लाल सिंह क्योंकि उन्हीं का आदमी बन चुका था, तो उन्होंने बोला लाल सिंह को कमांडर मानने के लिए तैयार है आर्मी का, और साथ में दलीप सिंह को महाराजा मानने के लिए तैयार है, और महाराजा के बिहाफ पे जो उनकी माता राज कर रही थी जिंदन कौर, उनको भी हम एज अ रीजेंट मानने के लिए तैयार हैं। तो ये था हमारे पास ट्रीटी ऑफ लाहौर, और उन्होंने बोला कि एक ब्रिटिश रेजिडेंसी स्टैब्लिश करी जाएगी लाहौर किंगडम के अंदर, और वहां पे जो उन्होंने एक ब्रिटिश रेजिडेंस भेजा जिसका नाम था हेनरी लॉरेंस, और ये हेनरी लॉरेंस कहते हैं ब्रिटिश ऑफिसर ही था, उसको भेजा कि तुम जाओ लाहौर किंगडम के अंदर जाके नजर रखो। अब क्या होता है इसके बाद आगे, इन्होंने बोला भाई ये तो बात हुई एरिया से रिलेटेड, अब मुद्दे की बात करते हैं कि हमारा युद्ध सर ट्रीटी ऑफ लाहौर कौन से ईयर में हुई थी? 1846 1846। ट्रीटी ऑफ लाहौर चल रही है, अभी चली रही है ट्रीटी ऑफ लाहौर। ये बोलते हैं भाई ये तो बात थी टेरिटरी से रिलेटेड और जनरल बातें थी, अब ये बताओ हमारा ना खर्चा बहुत हुआ है इस युद्ध के अंदर, आप क्या दोगे हमें, कितने पैसे दोगे। तो ये बोलते हैं कम से कम 1 करोड़ रुपए चाहिए हमें, यानी कि साथ में लाहौर किंगडम से 1 करोड़ रुपए भी मांगते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो लाहौर किंगडम क्या करेगा, इनको 1 करोड़ रुपए भी पे करेगा। ठीक है, लेकिन सिख ना सारे के सारे पैसे पे नहीं कर पाते, सिख कुड नॉट पे द एंटायर वार इंडेमनिटी, यानी हर लड़ाई के बाद ना ये वार इंडेमनिटी मांगते थे कि भाई जितना भी हमारा खर्चा हुआ है ना युद्ध के अंदर, हमारे इतने सारे सोल्जर्स मारे गए हैं, उनकी फैमिली को कंपनसेशन। देखो क्या होता था, सिखों इनका ब्रिटिशर्स का एक रूल बहुत बढ़िया था, उनका रूल था कि उनकी आर्मी में कोई भी सोल्जर अगर मरता था तो उसकी फैमिली को ना एक अच्छा खासा हैंडसम अमाउंट कंपनसेशन वो प्रोवाइड करते थे, जिसकी वजह से क्या होता था, इनकी आर्मी में ना कभी सोल्जर्स की कमी नहीं होती थी, क्योंकि इनके आर्मी में सोल्जर्स आना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि अगर मारा गया तो मेरे बाद मेरी बीवी बच्चों का फ्यूचर सेफ है, मेरी फैमिली सेफ है, क्योंकि ब्रिटिशर्स उनको पैसा देगी। यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, अपने सारे सोल्जर जो भी मारे जाते थे उनकी फैमिली को कंपनसेट करती थी, और कंपनसेशन किससे लेती थी, जिस एरिया को जीतती थी वहां के राजा से ही कंपनसेशन लेती थी कि हमारा भाई युद्ध में बहुत खर्चा हुआ है, आप एक काम करो, हमारे काफी सारे सोल्जर्स मारे गए हैं, उनकी फैमिली को भी पैसा देना है, आप पैसा तुम दोगे पैसा। तो ये क्या करते थे, अपनी जेब से, इनकी जेब से कुछ नहीं जा रहा, साथ में सोल्जर्स की फैमिली वालों को लग रहा है यार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो बहुत अच्छी है, तो इनकी सेना में ना कमांड सोल्जर्स की कमी कभी नहीं रहती थी, सोल्जर्स इनकी सेना को ज्वाइन करना चाहते थे, और हमेशा ज्यादा से ज्यादा सैनिक इनकी सेना को फोर्सेस को ज्वाइन करते थे, क्योंकि उनको पता है वॉर होगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीतेगी, और जीतती ही थी वो।
और फिर एक अच्छा अमाउंट मिलेगा अगर हम हमारी डेथ वगैरह होगी तो परिवार सेफ हैंड में। तो क्या होता है, ये ट्रीटी साइन हो जाती है, ट्रीटी ऑफ लाहौर, जिसके तहत एक ब्रिटिश रेजिडेंस वहां पे रहेगा, रानी जिंदन कौर एज इट इज एज अ रीजेंट रहेंगी, लाल सिंह कमांडर रहेगा और महाराजा दिलीप सिंह एज इट इज महाराज बने रहेंगे। लेकिन इनको बोल दिया गया था कि आर्मी थोड़ी सी रिड्यूस कर दो, आर्मी कम कर दो, तुम्हारी आर्मी बहुत बड़ी है, आर्मी कम कर दो। देख लो 20,000 से 30,000 सोल्जर्स थे और दूसरी तरफ 50,000, यानी ऑलमोस्ट डबल। फिर भी ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने उनको हरा दिया। क्यों? क्योंकि इनका जो कमांडर था लाल सिंह, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जाके मिल गया, जिसकी वजह से इनकी हार होती है। अब 1 करोड़ रुपए भी इन्होंने ले लिए, लेकिन ये ना सारा का सारा एरिया बार आइडेंटिटी जो थी वो पे नहीं कर सकते थे। तो क्या था, लाहौर किंगडम के अंदर उस समय जम्मू कश्मीर वाला पोर्शन आया करता था। तो जम्मू कश्मीर लाहौर किंगडम का पार्ट था और जम्मू कश्मीर को ना ये ब्रिटिश क्या करते हैं, गुलाब सिंह को बेच देते हैं। यानी कि गुलाब सिंह जम्मू कश्मीर को खरीदने में इंटरेस्टेड होता है और गुलाब सिंह इनको देता है 75 लाख रुपए। यानी कि जम्मू कश्मीर का एरिया उस समय लाहौर के उसमें अंडर में आया करता था। तो ब्रिटिशर्स को 1 करोड़ रुपए चाहिए थे, वो सारा का सारा पैसा नहीं दे पाते, उनके पास पैसा नहीं होता। तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, चलो जम्मू कश्मीर तुम्हारा पार्ट है ना, हम पैसा अपने आप जुटा लेंगे, एक काम करते हैं इस जम्मू कश्मीर को बेच देते हैं गुलाब सिंह को। तो वो जम्मू कश्मीर वाले एरिया को गुलाब सिंह को बेच देते हैं और गुलाब सिंह इनको इसके बदले में 75 लाख रुपए देता है कि भाई ठीक है, जम्मू कश्मीर आज से मेरा हुआ और ये लो 75 लाख रुपए। तो वही वाली स्टोरी निकल के आती है जो आप मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर भी पढ़ते हो ना, पॉलिटी के अंदर भी पढ़ते हैं हम, राजा हरि सिंह वाली। तो वो गुलाब सिंह वाली फैमिली कंटिन्यू होती है, राजा हरि सिंह, जिनके साथ 370 वाला एग्रीमेंट साइन हुआ था जब इंडिया और पाकिस्तान 2 मुल्क बनेंगे। तो वो इसी की फैमिली से हैं गुलाब सिंह। पहले गुलाब सिंह का राज नहीं था वहां पे, गुलाब सिंह का राज तो अब होना स्टार्ट हुआ है, ठीक है, 1848 के अंदर। तो क्या हो रहा है, मार्च 1846 का टाइम पीरियड चला आ रहा है, इनको 75 लाख रुपए मिल गए हैं जम्मू कश्मीर को बेच के, जो गुलाब सिंह ने दे दिए। अब क्या होता है, साथ में ये बोलते हैं कि भाई हमें ब्यास और सतलज के बीच का जो जालंधर वाला एरिया है ना, जालंधर वाला एरिया भी दे दो। यानी जालंधर वाला एरिया भी मांग लिया, 1 करोड़ रुपए भी मांग लिए, एक ब्रिटिश रेजिडेंस भी भेज दिया वहां पे, और साथ में बोल दिया भी आर्मी भी आप अपनी रिड्यूस करोगे। फिर द सिख वर नॉट सेटिस्फाइड विद द ट्रीटी ऑफ लाहौर ओवर द इशू ऑफ कश्मीर। यानी कि सिख लोग जो थे ना वो सेटिस्फाई नहीं थे कि भाई तुम कौन होते हो हमारे कश्मीर वाले एरिया को गुलाब सिंह को बेचने वाले, क्योंकि उन्होंने जीता था। तो सिख कुछ बोल सकते नहीं थे, उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आपने बेच दिया गुलाब सिंह को, 75 लाख रुपए ले लिए। यानी खुद ही बेच दिया, विदाउट पहले पूछा भी नहीं कि बेच दें या ना बेच दें, उन्होंने सीधे उसका सौदा कर दिया। जम्मू कश्मीर को खरीदने में गुलाब सिंह इंटरेस्टेड थे, उन्होंने सीधे सीधे जम्मू कश्मीर वाले एरिया को गुलाब सिंह को बेच दिया और 75 लाख रुपए ले लिए, क्योंकि उनको तो अपना अमाउंट से मतलब था, मुझे 1 करोड़ चाहिए, क्योंकि ये लोग 1 करोड़ के अमाउंट पूरा कर नहीं पाए थे। तो उन्होंने क्या करा, जम्मू कश्मीर का एरिया बेच दिया। और सिखों को ये बात बहुत बुरी लगी कि भाई आप ऐसा कैसे कर सकते हो कि हमारा कोई भी एरिया उठा के बेच सकते हो। तो सिख वर नॉट सेटिस्फाइड विद द ट्रीटी ऑफ लाहौर ओवर द इशू ऑफ कश्मीर। यानी कश्मीर के इशू पे ये लाहौर वाली ट्रीटी से सेटिस्फाई नहीं थे, यानी कि बात बिगड़नी अभी भी तय है। तो देखो क्या होता है, तो लाहौर किंगडम के अंदर बगावत होनी स्टार्ट हो जाती है, रिबेल होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे रिबेल होना स्टार्ट होता है, अब इस बात की खबर लग जाती है ब्रिटिशर्स को, यानी कि जो उन्होंने तो ब्रिटिश रेजिडेंस अपना छोड़ ही दिया था वहां पे। हेनरी लॉरेंस ब्रिटिशर्स को इन्फॉर्मेशन दे देता है कि भाई आपके खिलाफ ना बगावत की तैयारी हो रही है। और जैसे ही ब्रिटिशर्स को पता चलता है कि बगावत चल रही है, तो उनके दिमाग में ये ख्याल आता है कि ये बगावत करने वाला है कौन, किसको पकड़ो, किसकी वजह से बगावत हुई है। तो ब्रिटिशर्स को ऐसा लगता है कि जो रानी जिंदल कौर है ना, जब तक ये यहाँ पे रहेगी सिख एम्पायर में, तब तक ये बगावतें होती रहेंगी। तो एक काम करो, क्योंकि दिलीप सिंह तो बच्चा है अभी, लाल सिंह उन्हीं का कमांडर है, लेकिन कमांडर भी बात किसकी मानेगा, मानेगा तो वो रानी की बात। तो ये लोग सोचते हैं क्यों ना एक काम करा जाए, इस रानी जिंदल कौर को उठा के बनारस भेज दिया जाए और पेंशन दे दी जाए इसको। तो वो क्या डिसाइड करते हैं, एक नई ट्रीटी साइन करते हैं जिसका नाम होता है ट्रीटी ऑफ भैरोवाल। ट्रीटी ऑफ भैरोवाल साइन करते हैं इनके साथ कि भाई फिर से बगावत ना हो सके। उनको दिखता है कि बगावत हो रही है हमारे खिलाफ, इस फैसले के खिलाफ, इस लाहौर ट्रीटी के खिलाफ। तो वो दिमाग लगाते हैं कि ये बगावत करने वाला पर्सन है कौन, किसकी वजह से ये बगावत हो रही है। तो ये निष्कर्ष निकल के आता है कि रानी जिंदल कौर जब तक यहाँ पे रहेगी लाहौर किंगडम के अंदर, सिख एम्पायर के अंदर, तब तक ये बगावतें होती रहेंगी। तो वो क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि रानी जिंदल कौर को उठा के बनारस भेज दो। यानी कि दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है उनका सिख एम्पायर से, उनको उठा के बनारस भेज देते हैं और उनको बोलते हैं आपको हम पेंशन देते रहेंगे। अब सवाल ये आएगा कि दिलीप सिंह तो बच्चा है, तो उसकी जगह पे कौन राज करेगा। उसकी जगह पे राज करेंगे हेनरी लॉरेंस, जो एज अ रेजिडेंस थे। तो ये क्या करेंगे, एक रेजिडेंसी काउंसिल बनाएंगे अब, यानी कि रेजेंसी काउंसिल बनाई जाएगी जिसके हेड होंगे हेनरी लॉरेंस, और उसके अंदर कुछ पूरे मंत्रिमंडल के सदस्य बनाए जाएंगे। वो राज करेंगे दलीप सिंह के ब्याह पे, क्योंकि अंग्रेजों ने उनको हरा तो दिया ही था सिखों को,
तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, तुम आराम से रानी बनी हुई है ना, तो रानी बनी रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम हमारे अंडर में काम करोगे अब। लेकिन क्या होता है, इनको लाहौर वाली ट्रीटी पसंद नहीं आती कश्मीर के मुद्दे पे कि कश्मीर आपने बेच कैसे दिया, तो बगावत शुरू होती है। और बगावत के सुर किसके पता चलते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कानों में भी पहुंचते हैं। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिसाइड करती है कि बगावत के पीछे है कौन। तो उनको ये समझ में आता है कि ये रानी जिंदल कौर है बगावत के पीछे। तो उसको क्या करते हैं, वो कहते हैं कि भाई तुम पेंशन लो और बनारस में रहोगे, तुम यहाँ नहीं रहोगी अब, क्योंकि तुम्हारी वजह से यहाँ पे बगावत हो रही है हमारे खिलाफ, तुम यहाँ पे नहीं रहोगे। दिलीप सिंह अभी बच्चा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसका रेजेंट का हम मसला हल कर लेंगे। हमने हेनरी लॉरेंस को यहाँ पे ऑलरेडी एज अ रेजिडेंस भेजा हुआ है, उसी के अंडर में हम एक रेजेंसी काउंसिल बनाएंगे, यानी कि हेनरी लॉरेंस, और जो रेजेंसी काउंसिल होगी वो एज अ रिजेंट राज करेगी दिलीप सिंह के बिहाफ पे। तो अब देखो क्या होता है, ये 8 सिख सरदारों की एक हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व में एक काउंसिल तैयार कर दी जाती है। तो ये 8 सिख सरदार और इनका जो सरदार होता है, हेड होता है, उसका नाम होता है हेनरी लॉरेंस। हेनरी लॉरेंस इनका हेड होता है। अब यहाँ पे जो राज करेगा वो कौन राज करेगा एज अ रिजेंट, हेनरी लॉरेंस और उनकी 8 सिख सरदारों की रेजेंसी काउंसिल। यानी कि ये बोलते हैं कि रानी जिंदल कौर को हटाते हैं यहाँ से, अब यहाँ पे जो राज करेगा वो रेजेंसी काउंसिल करेगी, जिसके अंदर जो हेड होंगे वो ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस होंगे और साथ में 8 सिखों के सरदार होंगे। ठीक है, तो ये सब होंगे। अब देखो आगे क्या होता है। इन दिसंबर 1846 द ट्रीटी ऑफ भैरोवल वाज साइन। ट्रीटी ऑफ भैरोवल साइन कर ली जाती है और यहाँ पे क्या होता है, ये फाइनली ये बोलते हैं कि लाल सिंह कंटिन्यू रहेगा, दिलीप सिंह राजा बने रहेंगे, लेकिन उन राजा के बिहाफ पे जो राज करेगा वो कौन करेगा, जो राजा के बिहाफ पे राज करेगा वो कौन करेगा, रेजेंसी काउंसिल और हेनरी लॉरेंस। हेनरी लॉरेंस इनके बिहाफ पे राज करेंगे। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ट्रीटी ब्रिटिश रेजिडेंट बिकम द रियल रूलर ऑफ पंजाब, यानी कि जो ब्रिटिश रेजिडेंट थे हेनरी लॉरेंस, वो पंजाब के असली शासक बन गए। विच लॉस्ट इट्स इंडिपेंडेंस एंड हैड बिकम अ वेसल स्टेट, यानी अब ये अंग्रेजों की कठपुतली स्टेट बन चुका था, यानी कि अब ये इंडिपेंडेंट नहीं बचा था, क्योंकि वहां पे अब जो राज कर रहा है वो कौन राज कर रहा है, ब्रिटिश रेजिडेंस हेनरी लॉरेंस और उनकी काउंसिल, रेजेंसी काउंसिल। ठीक है, तो ये था हमारे पास फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। पूछना है इसमें, बोलो, क्लियर है फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर? सर एक बार बस उसका ईयर बता दीजिए, जो गुलाब सिंह को जम्मू कश्मीर मिला था, बाय किया था उन्होंने, वो कौन सा ईयर था? गुलाब सिंह को जो जम्मू कश्मीर बाय करा गया था 1842। 1842। ठीक है, 1846। ओके सर। और ये जो वॉर चला 1845 से लेके 1846 तक ही चला। तो ये है हमारा पहला एंग्लो सिख वॉर। अब देखो मुझे ना आपको क्या कराना पड़ेगा सर, आज तो अगर जो ईयर पूछा जाता है फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर का, तो हम 1846 बोलेंगे या 1845 बोलेंगे? 45 बोलोगे आप। अगर ईयर पूछा जाएगा किस ईयर में हुआ तो 1845। ट्रीटी जो साइन हुई है फिर वो अलग है, ट्रीटी का जो रिजल्ट वो 1846 में। दोनों क्वेश्चन केयरफुली पढ़ लीजिए। सर ये जो ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई थी, ये कौन से सन में हुई थी? 1846। अभी मैं आपको ना ट्रीटी ऑफ अमृतसर भी बताऊंगा। अभी यहाँ पे आया था ना ट्रीटी ऑफ अमृतसर क्या था, इसको और डिटेल में बताऊंगा कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर था ठीक क्या। अभी तो मैंने आपको शॉर्टकट में बता दिया कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर थी क्या। अभी इसको पूरा डिटेल में देखेंगे कि व्हाट वाज एक्चुअली ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर थी क्या। लेकिन वो कराऊंगा सारे सिख वॉर एंड करने के बाद। जैसे आज मैंने आपको बैटल ऑफ पानीपत बताया, तो ऑलमोस्ट क्या होगा, उसमें पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे सारे। ठीक है, तो ये नोट्स में मैं आपको भेज दूंगा। ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा।